मेरा नाम है नितिन। आप सभी का स्वागत करता हूँ शार्प स्टडी में। सो बेसिकली आज से नीमसैट 2024 के लिए अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 1 मंथ बचा हुआ है। तो एग्ज़ाम के पहले हमको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो हर साल बच्चे करते हैं, ठीक है, कौन कौन सी बच्चे वहाँ जाके गलतियाँ करते हैं, उन सब चीज़ों का हमको अगर पहले ही पता पड़ जाए तो वो गलतियाँ हम शायद वहाँ ना करें। और कौन कौन सी चीज़ों को हमको ध्यान रखना है, जिन पे फोकस करना है, ठीक है, जिस पे 1 महीना हमको कंटिन्यूसली काम करना है, तो हमारी रैंक जितनी ऊपर आ सके हम कोशिश करेंगे कि उतनी ऊपर आए। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आने वाला आपका जो टाइम है, आपका अप्रॉक्सीमेटली जो 1 महीना बचा हुआ है, वो कैसे हमको यूटिलाइज़ करना चाहिए, कैसे बेटर वे में यूटिलाइज़ करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितने भी टिप्स हैं, ठीक है, जो 1 महीने के अंदर हर साल जो बच्चे करते हैं, ठीक है, वही मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि हमको कौन सी चीज़ों पे मेनली फोकस करना चाहिए कि हमारी रैंक बहुत अच्छी है, ठीक है। सो उसके लिए आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, सो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और कौन कौन सी बातों का हमको ध्यान रखना है, सो वो भी आपको पता पड़ जाएगा। सो पहली बात आती है कंसेप्ट रिवीजन की। सो बेसिकली कंसेप्ट रिवीजन की अगर हम बात करें तो ये वाली चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट रिवीजन, कंसेप्ट रिवीजन से क्या मतलब है कि अभी तक आपने जो भी चैप्टर के नोट्स बनाए, जो भी चैप्टर के कंसेप्ट्स आपने बनाए, आपने एक आपकी कंसेप्ट कॉपी बना रखी होगी। हर चैप्टर की आपने जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो उस कंसेप्ट कॉपी में आपने लिख रखे होंगे। तो जितने भी आपने नोट्स बनाए उसका हमको रोज डेली बेसिस पे रिवीजन करना है, ठीक है। तो इन कंसेप्ट का हमको रिवीजन कैसे करना है, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं बच्चों की गलती बताता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं कि बस उन नोट्स को देख देख के पढ़ते रहते हैं, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। फिर बच्चा क्या करता है कि एग्जाम में जाता है, फिर वो फार्मूला या वो कोई सा भी कंसेप्ट हो तो फिर वो उसको याद नहीं आता है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, सिंपली बस पेज को पलटते जाते हैं और चीज़ें पढ़ते जाते हैं, तो फिर यहाँ पे बच्चा लैग कर जाता है। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कंसेप्ट को रिवाइज कैसे करना है, आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, ठीक है। एक ब्लैंक पेपर लेने के बाद आपका सपोज कीजिए आपने आज कोई सा भी टॉपिक उठाया है, ठीक है, आपने कोई सा भी आज सोचा कि मैं 4-5 टॉपिक के जितने भी कंसेप्ट है आज रिवाइज करूंगा और जो मेरे 4-5 टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है। वैसे तो हम देखें तो मैथ्स में हमारे 25 to 30 टॉपिक्स बनते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उनको 2 पार्टीशन में डिवाइड कर लीजिए। आज मैंने 15 कर लिए, 15 मैं कल करूंगा, ठीक है। तो आप आज जो भी आपने 15 टॉपिक उठाए और जो कि बहुत बड़ा टास्क नहीं है, 1.5 से 2 घंटे में अगर आपने शुरू से पढ़ाई करी है तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेपर लेना है, ब्लैंक पेपर के ऊपर सारे कंसेप्ट पेज नंबर 1 से लेके जहां तक आपको पढ़ना है, ठीक है, वो सारे आपको याद होने चाहिए। वो आप सारे कंसेप्ट अपने पेपर पर लिख लो, ठीक है। सपोज करो कि मैंने आज स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेट उठा लिया, ठीक है, तो जितने भी स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी सर्कल के हैं, जितने पैराबोला के हैं, जितने टॉपिक्स उसके अंडर आ रहे हैं, उनमें मैं क्या करूंगा कि उनके सारे कंसेप्ट में एक पेज के ऊपर लिख दूंगा एज इट इज, जैसा मेरा कंसेप्ट कॉपी में लिखा हुआ है। तो उससे क्या होगा कि अब कौन सी चीज़ आप भूल रहे हो तो आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है, कि हाँ मैं यहाँ लैग कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उसको थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि मुझे याद आ जाए। अगर याद नहीं आती है तो कोई बात नहीं, मैं कंसेप्ट कॉपी में जाऊंगा, उसको मैं वहाँ पे मार्क कर लूँगा कि हाँ ये चीज़ मैं भूल रहा हूँ, तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस करूँगा कल से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारे ब्लैंक पेपर के ऊपर कंसेप्ट लिखना है। ये तो हो गया एक तरीका, इससे आपको पूरा अच्छे से कंसेप्ट। और गाइस ट्रस्ट मी, ये चीज़ बहुत काम करती है, ठीक है, और मोस्टली बच्चे ऐसे ही रिवाइज करते हैं, तभी जाके उनको सारी चीज़ें याद रहती है। क्योंकि हम अगर देखेंगे तो हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है, तो अब हमको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको टेक्निक बताई है वैसे आप करिएगा, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा उससे और आपको चीज़ें याद भी रहेंगी। दूसरी बात क्या है कि अब अगर हम फ्री बैठे हुए या कोई बात नहीं, उसके अलावा भी अगर हम ब्लैंक पेपर पे नहीं लिखना चाह रहे हैं, तो आप क्या करोगे कि आंखें बंद करके पेज नंबर 1 से लेके लास्ट तक आप मन में ही रिकॉल करना चालू कर दोगे चीज़ों को, ठीक है। जैसे मैंने आज देख लिया कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो सारे पढ़ने हैं, ठीक है। मुझे जितनी भी डोमेन्स है, रेंज है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो देखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर मुझे कैसे कैसे चीज़ें काम करती है, या फिर जो जो फॉर्मूलेज है मेरे इक्वेशन के वो सारे मुझे याद करने हैं, ठीक है। तो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री आपकी पूरी रिवाइज हो जानी चाहिए मन में, ठीक है। तो एक तरीका ये भी हो गया। तो आप दोनों तरीकों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं।
तो कंसेप्ट रिवीजन जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ें बताई है, या तो आप सिंपल एक ब्लैंक पेपर ले लीजिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक ब्लैंक पेपर ले लिया आपने और उसके ऊपर आपने सारे कंसेप्ट लिख लीजिए, ठीक है। ब्लैंक पेपर के ऊपर जितने भी आप कंसेप्ट लिख सकते हैं उतने कंसेप्ट आप उसके ऊपर लिख लीजिए। और दूसरा तरीका जैसे मैंने आपको बताया कि आई क्लोज करके और आप सारे कंसेप्ट को फिर रिवाइज कीजिए वहाँ पे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जितनी भी चीज़ें आप अगर आप याद कर रहे हैं, ठीक है, आप लिख नहीं रहे ब्लैंक पेपर पे और आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं पर आपको याद नहीं आ रहा, ठीक है, थोड़ा सा जोर डालिए। अगर याद नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, पेज पलटिए और कहाँ गलती हो रही है उसको देखिए, फिर नेक्स्ट डे आपको अगर वही प्रॉब्लम आ रही है तो फिर वापस करिए। तो ऐसे आपका क्या है कि जो आपके वीक पॉइंट्स है, जो आपके वीक एरियाज है, उस पर अच्छा सा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कंसेप्ट रिवीजन आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ है हमारी मॉक टेस्ट, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जो कि सबसे मैं बोलूँगा लास्ट के एक महीने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मॉक टेस्ट है। क्यों है इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर कोई बच्चे ने सारे मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व तो कर लिए हैं, ठीक है, पर अभी तक मॉक नहीं लगाए, अगर आपने मॉक नहीं लगाए तो मैं 100% आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 100%, ठीक है। कुछ भी कर लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको कंपटीशन ही नहीं पता पड़ेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप कैसे मतलब एनालिसिस करोगे, कैसे चीज़ों को देखोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अभी आप 15 डेज तक अगर एक दिन में एक मॉक दे रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर लास्ट के 15 दिनों में कोशिश करिए कि एक दिन में, ठीक है, इन अ वन डे, ठीक है, इन वन डे आपको क्या करना है, एक दिन के अंदर 2 मॉक देना है, ठीक है, और वो भी फुल लेंथ के, ठीक है। उसमें पूरे के पूरे आपके 120 क्वेश्चन होने चाहिए हर सब्जेक्ट्स के, जैसे वो डिवाइड होते हैं। तो उस हिसाब से आपको मॉक टेस्ट पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही सारी गलतियां पता चलती है और मॉक टेस्ट से ही गाइस मार्क्स आपके इंक्रीज होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा जिनके 300-300 400-400 नंबर आ रहे थे और वो लास्ट में एक महीने 1.5 महीने में उन लोगों ने अपना स्कोर 600 प्लस लेके आए, वो नीमसैट में, ठीक है। तो बहुत फर्क पड़ता है मॉक टेस्ट से। जितना मतलब आपसे जितनी कोशिश हो सकती है उतनी करिए और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। जो नेक्स्ट थिंग है हमारी मॉक टेस्ट एनालिसिस, ठीक है। तो एनालिसिस में क्या है कि आपने मॉक टेस्ट दिया, तो एनालिसिस कैसे करना है कि आपने आज मॉक दे दिया, अगर आपका मॉक जितना भी उसमें टाइम लगा, ठीक है, जो टाइम होता है 120 मिनट्स का, तो अब आपने आपका मॉक दे दिया, उसके बाद एनालिसिस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। एनालिसिस भाई 2 घंटे में हो रहा है, 3 घंटे में हो रहा है, डजेंट मैटर, पर एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। एनालिसिस हमको करना है क्योंकि उसमें हमारी जितनी भी गलतियाँ हैं वो आपको उस पर पता पड़ेगी। तो एनालिसिस कैसे करना है कि आप सिंपल एक डायरी ले लीजिए, ठीक है, एक डायरी ले लीजिए और डायरी के अंदर अगर सपोज करिए आज आपकी 12 गलतियां निकली, 15 गलतियां निकली, 20 निकली, डजेंट मैटर, कितनी भी गलतियां निकली हो वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी और एट द एंड ऑफ द डे सारी गलतियां खत्म हो जाएंगी अगर आप डेली मॉक दे रहे हैं तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक डायरी लेना है, उसको मतलब लास्ट तक मेंटेन करके रखना है उस डायरी को, और उसमें रोज अपनी गलतियां लिखनी है। अब गलतियां कैसे लिखनी है, सपोज करिए कि मैंने आज जो गलती करी है, सिंपली मैं साइन इनवर्स एक्स की रेंज भूल गया कि उसकी रेंज होती क्या है। तो अगर मैं रेंज भूल गया हूँ तो अब मुझे उस पॉइंट पे पता पड़ गया कि हाँ ठीक है मैं रेंज भूल गया था। तो आपको क्या करना है, डायरी के अंदर लिख लेना कि मैं साइन इनवर्स एक्स की यहाँ पे रेंज भूल गया था, और हिंदी में, ठीक है, हिंदी में लिख, जो आपको जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में लिख लीजिए। बस हमें अपनी गलतियाँ देखनी है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स की रेंज देख ली कि क्या थी, ठीक है, और उसके साथ साथ उस चीज़ को तुरंत सुधार लीजिए, तो वो गलती आपसे आगे नहीं होंगी। तो आप देखिए कि आप मैथ्स वाले सेक्शन में ऐसे मोस्टली अगर आप 6 सवाल गलत कर रहे हैं, 7 गलत कर रहे हैं, 8 गलत कर रहे हैं, 9 गलत कर रहे हैं, तो वो सारी गलतियाँ आप लिख लीजिए। छोटी सी छोटी गलतियाँ अगर कल से जैसे रेक्टिफाई होती जाएंगी, ठीक है, तो आपका एक स्कोर जो है वो आपको धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखेगा। तो मॉक टेस्ट एनालिसिस हो गया। फिर जो लास्ट थिंग है हमारी वो है PYQ, ठीक है, PYQ। अब PYQ मैं बोलूँगा जो बच्चा अगर करके नहीं जा रहा है PYQ, तो मैं बोलूँगा बहुत टफ हो जाएगा उसके लिए कंपटीशन, क्योंकि अब क्या होता है कि जितने भी बच्चे नीमसैट देने वाले हैं, ठीक है, जो भी हर साल देते हैं, वो PYQ एक ईयर का जो पेपर होता है उसको 2 से 3 बार करके जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, अभी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको आप उठाइए, ठीक है, और उनको सॉल्व करना चालू कर दीजिए। आपको मॉक तो देना ही देना है, उसके साथ साथ आपको PYQ भी सॉल्व करते रहना है, ठीक है। और उस पेपर को भी वैसे ही लगाइए जैसे आप नॉर्मल पेपर देते हैं, ठीक है। जो हमारा मैथ्स वाला सेक्शन है उसको आप 70 मिनट्स देते हैं तो उसको 70 मिनट्स ही दीजिए, ठीक है। और
जैसे सेक्शन के हिसाब से टाइम डिवाइड कर दिया गया है वैसे ही आप करके उस पेपर को पूरा सॉल्व कीजिए और उसका एनालिसिस कीजिए, ठीक है। एक बार हो गया, दूसरी बार ज़रूरी नहीं कि उसी पेपर को आप वैसे ही अटेम्प्ट करें, ऑब्वियसली उसमें आपका स्कोर अच्छा बढ़ जाएगा। तो उस पेपर में क्या करना है कि कोई जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा था, जो आपको टफ लग रहा था, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मैं सच बता रहा हूँ कि अभी तक नीमसेट का आप कोई सा भी पेपर उठा लीजिएगा, जो भी आपका ईयर का आपको उठाना है, 20, 21, 22, ठीक है, और उसके पहले के भी, उसके बाद के भी, ठीक है, 23, तो आप क्या देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में से पिछले 15-20 सालों के जितने भी पेपर्स बनते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते हैं। रिपीट हो जाते हैं मतलब एज इट इज क्वेश्चन पूरा का पूरा कट कॉपी पेस्ट हो जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि पैटर्न होता है बट डिजिट्स वो लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेथड पता है, आपको फॉर्मूलाज पता है, तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ क्या होता है कि जो बच्चे पीवाईक्यू नहीं करके जाते हैं वो 15 से 20 क्वेश्चन पीछे हो जाते हैं उस बच्चे से जो पीवाईक्यू सॉल्व करके गया। अगर भाई आपने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए हैं, अभी तक भी नहीं किए हैं, तो कोई बात नहीं, ये सही टाइम है, पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर दीजिए। और 2 सेक्शन है जो जिसके पीवाईक्यू आपको करने हैं, ठीक है। एक तो हमारा ऑब्वियसली मैथ्स हो गया, ठीक है, मैथ्स का आपका पीवाईक्यू आपको पूरा सॉल्व करना है। फिर दूसरा हमारा कौन सा हो गया, कंप्यूटर वाला सेक्शन, ठीक है। कंप्यूटर वाला सेक्शन हमको पीवाईक्यू पूरे इसके सॉल्व करके जाना है, क्योंकि कंप्यूटर के भी एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं। ये 15 से 20 क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ मैथ्स के बताए हैं, अगर मैं टोटल जोड़ूंगा तो फिर आपके 25 से 30 क्वेश्चन रिपीट हो ही जाते हैं, मिनिमम 25 तो कम से कम है जो पूरे पेपर में से आपके रिपीट हो जाएंगे, जिसमें से 15 से 17 क्वेश्चन आपके मैथ्स के ही रहेंगे। तो पीवाईक्यू हमको नहीं छोड़ना है, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी रैंक, अब जो बच्चा पीवाईक्यू करके जाता है वो क्या करता है कि आपको उसको क्वेश्चन दिख गया, ठीक है। अगर आप 24 में क्या होगा, 2024 में क्या होगा, सपोज करिए कि कोई सा भी जो पेपर है, अगर 20 वाले पेपर से अगर क्वेश्चन ऐसे कैसे उठ के आ जाते हैं, ठीक है, 20 वाले पेपर से अगर क्वेश्चन ऐसे कैसे उठ के आ जाते हैं, तो वो क्या करेगा, बच्चा सिर्फ टिक करके आगे बढ़ जाएगा। तो अब टिक करके 15 से 20 क्वेश्चन का उसका टाइम बच गया, तो वो बचा हुआ जो टाइम है वो बाकी के 30 क्वेश्चंस में देगा और वहाँ पे अपनी रैंक को इंप्रूव करेगा। सो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पीवाईक्यू मत छोड़ना। एंड द लास्ट थिंग, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। और इस जो मैंने आज का वीडियो बनाया बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, तो प्लीज़ मेक श्योर अपने जितने भी दोस्त हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करिएगा। एंड अगर और अच्छी वीडियोस अगर आपको अपडेट रहना है, ठीक है, कोई सी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियोस आएगी और नोटिफिकेशन आएगा तो मैं इसी चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। और आपके लिए शार्प स्टडी में बहुत कुछ आगे आने वाला है, बहुत सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे और बहुत कुछ आपके लिए यूजफुल आने वाला है। सो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।